हेलो दोस्तों, एक ही क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम पॉलिटी की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की जाएगी। और इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें कोई नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 करेंगे जो है विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि विविधता होती क्या है और ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और भारत में विविधता क्या है, और लद्दाख और केरल का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। और इसमें हम ये समझते हैं कि विविधता में एकता जो इंडिया के संदर्भ में कहा जाता है, वो टर्म किसने कॉइन किया था पहली बार, और उसको समझेंगे कि वो कैसे इंडिया के लिए सूटेबल है। ठीक है, अब एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वानी। ये कहावत ही अपने आप में भारत की विविधता को संजोए रखती है, मतलब उसको प्रदर्शित करती है, डिनोट करती है। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ पे एक पेंटिंग है, 3 बच्चों ने मिलकर बनाई है। अब उनको जस्ट कहा गया कि कोई पेंटिंग बना लो आप, मतलब कोई स्केच बनाओ या कुछ भी, ये इन लोगों ने बनाया है। अब इसमें ये है, इस लड़की पेंटिंग में इसके बाल खुले हुए हैं, इसका एक अलग हेयर स्टाइल है, इसका एक अलग हेयर स्टाइल है। मतलब कभी भी क्या होता है कि ना, कोई भी एक चीज़ करने पे भी अगर किसी 4-5 लोगों को या 6 लोगों को अगर ये कहा जाए कि कोई एक सिंपल वही काम करना है तुमको, तब भी उनके काम करने के तरीके में थोड़ा अंतर हो जाएगा। ठीक, वो जो अंतर आएगा वो कहीं ना कहीं से उनके जो ऐतिहासिक उनका बैकग्राउंड है, उनका रिलीजन है, उनका रहन सहन है, उनका खान पान है, उनकी लैंग्वेज है, उन सब चीज़ों से, उनके अनुभव हैं लाइफ के, उन सब चीज़ों से वो चीज़ प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जैसे देखते हैं कि छोटे बच्चे अपने अगर स्कूल में देखें तो उनको ये समझ में आएगा कि उनके जो साथ में जो लोग बैठ के पढ़ते हैं वो भी पूरी तरह उनकी तरह से नहीं दिखते, पूरी तरह उनके जैसे पढ़ाई नहीं करते, उनके जैसे किताब नहीं पढ़ते, उनके जैसे खेलते नहीं हैं, उनके जैसे खाना नहीं खाते। लंच बॉक्स में भी अलग अलग वैरायटी लेके आते हैं। जैसे कि अगर आप कोई देखेंगे, आप कॉलेज में अगर हम जाएंगे तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी या और किसी बड़े कॉलेज में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि वहाँ पूरे इंडिया से लोग जाके रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग कल्चर का एक जगह पे हम लोग देखते हैं कि उनका रहन सहन कैसा अलग है, उनका खाने का तरीका अलग है, उनके पहनने के कपड़े भी अलग हैं। तो ये सब जो अलग चीज़ें हम लोग रहते हैं तो इनको बोलते हैं विविधता, यही है विविधता। ठीक, अब हम ये अगर कह दें कि नहीं गरीब और अमीर ये विविधता है, तो ये विविधता नहीं है। गरीब और अमीर को हम एक गैर बराबरी का टर्म देंगे। ठीक है, गैर बराबरी का टर्म क्यों देंगे? क्योंकि अगर गरीब को संसाधन मिल जाते तो वो भी अमीरों जैसे बर्ताव करने की कोशिश करता, अच्छे कॉलेज में पढ़ता, अच्छा खाना पीना करता, अच्छा कपड़े पहनता। तो उसे हम असमानता में देखते हैं, ना कि हम उसको बोलेंगे कि वो विविधता है। ठीक है, इसी तरह जाति व्यवस्था है। इंडिया में जाति व्यवस्था जो है वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से लेके बौद्ध काल से लेके, और अभी भी इंडिया के मतलब समाज में, भारतीय समाज जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव है जाति व्यवस्था का। ठीक, तो शुरू में क्या था, जो प्राचीन काल में ये था कि जो जाति थी उसमें, जैसे सपोज किसी एक स्पेशल जाति की बात करते हैं, जैसे कुम्हार की बात करते हैं, तो कुम्हार जाति के जो लोग थे वो केवल और केवल उनके जो वंशज हैं, उनकी जो आने वाली पीढ़ी हो, वो केवल कुम्हार, मतलब वो लकड़ी, वो जो मिट्टी का जो बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन पर ही काम कर सकता है, मतलब वही बनाएंगे, वो वही उनका एक काम है, उसके अलावा वो और कार्य नहीं कर सकते। तो उनके दिमाग में अगर ये बात रही कि अगर उनको वही काम करना है तो फिर नई चीज़ें सीख के ही क्या करेंगे, क्योंकि जब उनको काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो वो सीखें ही क्यों। तो उससे क्या हो गया कि ज्ञान की जो भूख थी वो कम हुई। लोगों ने नई नई चीज़ें मतलब नई नई जो चीज़ें हैं, नया जो ज्ञान है वो सीखना ही बंद कर दिया कि हमें तो वही करना है, तो फिर क्यों सीखना। तो इस बात ने गैर बराबरी को और मजबूती प्रदान की। ठीक है, अब ये समझते हैं कि भारत की जो विविधता है, वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। ठीक,
अब विविधता से क्या होगा कि जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं कि जो नवोदय स्कूल की जो परंपरा है उसमें ये है कि कुछ बच्चों को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया भेजते हैं। तो जब वो भेजते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर जैसे आप नॉर्थ इंडिया से हैं और आपके साथ वाला जो बच्चा है वो साउथ इंडिया का है, तो साउथ इंडिया में आपको मालूम होगा कि विभिन्न भाषाएं हैं, जैसे कोई तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, ठीक है। तो वो विभिन्न भाषाओं का ज्ञानी है। यहाँ पर क्या है, हिंदी है, भोजपुरी है, अवधी है, ये सब हिंदी के ही रूप हैं, बट यहाँ के लोग जो नॉर्थ इंडिया के हैं इनको हिंदी ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है, वहाँ पर तमिल ज़्यादा अच्छे तरीके आएगी या मलयालम अच्छे तरीके से आएगी। तो वो लोग एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे और समझेंगे। तो एक इंसान डिफरेंट भाषा को सीख के अपना एक भाषा का स्किल जो है, गुण कौशल जो है उसको बढ़ा सकता है। विभिन्न धर्मों की समझ हो सकती है, जैसे अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के साथ जब रहते हैं, काम करते हैं, तो उनको एक दूसरे के धर्मों के बारे में ज्ञान बढ़ता है। उनके त्योहारों के बारे में लोगों को समान मतलब उनको प्राउड फील होता है, उनके स्टोरी और जो धार्मिक संदेश होते हैं उनके बारे में उनसे लगाव महसूस होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि सामाजिक जो ताना बाना है, जो सामाजिक पूंजी है, उसमें मजबूती आती है, उसका निर्माण होता है, ठीक। और विभिन्न खान पान जैसे होते हैं, जैसे आप समझ लो गुजरात में जो ढोकला वोकला चलता है, मीठा मिठाई और ये, ठीक। और यहाँ पर बंगाल में जाके तो मिष्टी दही और ये सब। तो मतलब हर जगह का कुछ खाने पीने का कुछ यूनिक टेस्ट और ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम जब उस डाइवर्सिटी को देखते हैं तो हम उसमें हर तरह की कुजीन जो स्किल्स हैं उसको सीखते हैं और समझते हैं, ठीक। पारंपरिक औषधियाँ, जैसे साउथ इंडिया में जो ट्राइबल्स एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके पास अभी भी पारंपरिक स्किल्स हैं कि कौन सी औषधि, कौन सी बीमारी, कौन सी दवाएं उनमें काम आएंगी, ठीक है। तो वो हम सीखेंगे, नया नया ज्ञान हम लोग सीखते हैं और लोगों के विचारों के विभिन्न आयाम हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लो कि कोई इंसान जो है ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करता है तो उसका लोगों के प्रति, उसका जो पर्यावरण है उसके प्रति उसकी लगाव नॉर्मल जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा होगा। तो वो वहाँ के अगर पर्यावरण ओरिएंटेड वो कहानी लिख रहा है या उससे संबंधित बातें कर रहा है या विचार कर रहा है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि कैसे कोई इंसान पर्यावरण के लिए कितना, मतलब पर्यावरण किसी इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये हमारा एक मानव को संपूर्ण मानव बनाने के लिए या अपनी प्रकृति से जोड़ने के लिए, अपने आसपास के लोगों से जोड़ने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि विविधता के बारे में हम लोग जानें और उसको समझें, ठीक। अब ये हमने यहाँ तक इसको कर लिया। अब ये समझ रहे हैं कि भारत में विविधता, जैसे भारत का विविधता में विभिन्न त्यौहार हम लोग मनाते हैं। जैसे भी यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, जैसे प्रार्थना इबादत का तरीका है, ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं जो गीत गा के भगवान को मनाते हैं, ठीक है, उनको खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, जो भी उनका तरीका होता है। और कुछ लोग नमाज करते हैं, कुछ लोग गिरजाघर में जाते हैं शादी करने के लिए। जैसे हर धर्म, हर रिलीजन में अलग अलग प्रक्रिया हैं, ठीक। कपड़े पहनने के लिए अलग अलग प्रक्रिया हैं और अभिवादन करने के लिए, जैसे हिंदू में नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, मुस्लिम्स में वही सलाम करते हैं, ठीक। इस तरह से चीज़ें परिवर्तित होती हैं, मतलब और भी लोग हैं जो उनका अलग अलग तरीके से लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए, ये समझते हैं कि विविधता कैसे बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक। अब ये समझते हैं कि जैसे 2-2.25 साल जो है, मतलब 250 ईयर्स के पहले, ठीक है, जब हमारे पास रेल, हवाई जहाज, बस या कार नहीं होती थी, तब भी लोग एक दूसरी जगह जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह। तो वो लोग पानी के जहाज, घोड़े या ऊँट में बैठ कर जाते थे, ठीक है, या फिर पैदल यात्रा करते थे। अब यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि लोग वहाँ पर बस जाते थे, ठीक है। वहाँ पर या तो खेती करने के लिए, बसने के लिए, ज़मीन की तलाश करने के लिए लोग जाते थे और वहीं पर काफ़ी लंबे समय तक रुक जाते थे, ठीक है। और भी एक कारण था जाने का कि सूखा या अकाल के कारण कई बार लोगों को अपना घर छोड़ देते ताकि उनको पेट भर का खाना मिल सके। काम की तलाश में या कहीं युद्ध चल रहा है तो वहाँ से लोग अपना दूसरी जगह शिफ्ट हो गए ताकि उनका परिवार सही से रह सके, ठीक। तो जब लोगों ने नई जगह पे रहना बसना शुरू किया तो क्या होता है कि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं
और वहाँ पर जो कल्चर चल रहा होता है, वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, वहाँ पर जो भोजन के लिए जलवायु है वहाँ पर, और वहाँ का जो लोकल वहाँ का संगीत है, वहाँ पर जो रिलीजन है, इन सब चीज़ों से उनका जो ओरिजिनल है, मतलब जो उनका उनका जहाँ से उन्होंने प्रवचन किया, जहाँ पर ये लोग, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर पहले वो लोग थे, तो इस एरिया में जो भाषा थी, भोजन था, जो संगीत था और धर्म था, वो सब प्रभाव वो अपने साथ कैरी करके लेके गए। और जब वो दूसरी जगह गए तो वहाँ के भाषा, संगीत, भोजन और वहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से लोगों का रहन सहन होता है, उसमें उन लोगों ने परिवर्तन किया और कुछ चीज़ें अपने हिसाब से जो वो पहले फॉलो करते थे उसको कंटिन्यू किया। तो उससे क्या हुआ, मिली जुली संस्कृति का जन्म हुआ। ठीक है, जैसे इंडिया के नाम से बोला जाता है कि इंडिया को एक कंपोजिट कल्चर मिला। कंपोजिट कल्चर मतलब इंडिया की संस्कृति में जो इस्लामिक है और इस्लामिक कल्चर है, और ये कैथोलिक कल्चर जो अंग्रेज़ों के टाइम पे आया, और बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो हमारे जैसे ताजमहल में दिखते हैं, या फिर जो हमारा मुंबई का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर दिखता है, तो उसमें दिखते हैं। वो हमारे स्थापत्य में भी दिखते हैं, हमारे कला में भी दिखते हैं। ठीक है, कला मतलब मूर्ति कला वगैरह में उसका प्रभाव दिखता है। तो ये सब चीज़ें उस पर एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। अब जैसे अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास हमें पता चलता है कि वहाँ की संस्कृति ने लोगों के जीवन और संस्कृति को कैसे आकार दिया है। ठीक, और भौगोलिक परिस्थितियाँ भी किस प्रकार से विविधता को प्रभावित करती हैं। जैसे समुद्र के पास जो रहने वाले लोग हैं और पहाड़ी इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं, उन दोनों में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि समुद्र के पास अगर रहेंगे तो उनके पास इतनी ठंडी तो होती नहीं है, मतलब लगभग साल भर एक सा मौसम रहता है। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंडी सर्दी पड़ती है, तो वहाँ के लोगों का रहन सहन जो होता है, वहाँ के लोगों का खाना पीना होता है, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो भौतिक वातावरण है उसका भी बहुत प्रभाव हमारे रहन सहन पे पड़ता है। अगर हम ये देखें कि राजस्थान में लोगों का रहन सहन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे लोग लंबे कुर्ते पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेत उड़ती है। तो अगर हम अरब एरिया, वहाँ पर जो रेगिस्तान जो इलाके पड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ का जो पहनावा है और हमारा जो राजस्थान का पहनावा है, उसमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर भी हम लोग सब्जियाँ नहीं उगा सकते, और यहाँ पर भी हम लोग सब्जियाँ वगैरह उगा नहीं सकते। तो खान पान में सिमिलरिटी होती है। वहाँ पे फ्रोजन चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर खाई जाती हैं। ठीक, अब देखते हैं कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि लद्दाख और केरल, इसके हिसाब से हम लोग समझते हैं कि विविधता कैसे ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक से उसमें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब जैसे इंडिया का हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैप जो है, ये ठीक है, एक रैंडम सा मैंने मैप बनाया। तो ये लद्दाख एरिया पड़ता है यहाँ पर, ठीक, जम्मू कश्मीर से पूर्व साइड पे। ठीक है, तो ये रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी मतलब ये कोल्ड डेजर्ट में आता है, मतलब ठंडा भी है और रेगिस्तान की गतिविधियाँ भी होती हैं। यहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती। ठीक है, जब बारिश नहीं होती तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत कम उगते हैं, और पूरे साल तक वो मतलब लगभग लंबे समय तक वो बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे लोग जो पीने का पानी भी यूज़ करते हैं, वो भी गर्मी के मौसम में जो बर्फ़ पिघलती है उसी पानी को वो इकट्ठा करके उसी से पानी पीते हैं। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है, कृषि है नहीं, कृषि नहीं है तो लोग पशुपालन पे निर्भर हैं। पशुपालन से निर्भर हैं तो पशुपालन के द्वारा ही वो अपना व्यापार चलाते हैं, रोज़गार चलाते हैं। तो वहाँ पर वो लोग एक बकरी पालते हैं जिससे वो लोग पश्मीना ऊन बनाते हैं, और वो ऊन जो है वो लोग कश्मीर से जो व्यापारी आते हैं उनको सेल कर देते हैं। तो वहाँ कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं जिनसे वो इनकम करते हैं, आय करते हैं। अब जब वो लोग पशुपालन पर निर्भर हैं तो क्या खाएंगे, उनके खान पीन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो दूध से बने प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे मक्खन है, चीज़ है, खास तरह का एक छेना होता है, और मीट वगैरह खाते हैं। तो मतलब वहाँ हर परिवार में लगभग कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं जो उनके खाने पीने की व्यवस्था को करती हैं। ठीक है, अब रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे लोग आते जाते नहीं हैं, व्यापार करने के लिए नहीं आते। तो लद्दाख की जो भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ पे घाटियाँ पाई जाती हैं।
ठीक है। तो हिमालय को क्रॉस करने का या मध्य एशिया क्षेत्र से अगर कोई तिब्बत जाना चाहेगा तो वो लद्दाख की जो घाटियाँ हैं उनसे वो अपने काफिले ले जाकर वहाँ पर जा सकता है। काफिले ले जाकर मतलब ग्रुप ऑफ जो पीपल हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक समूह में जाते हैं जब, तो उसको काफिला कहते हैं। ठीक है। तो इंडिया में जो पुराने समय से माना गया कि यो रेशम का जो रूट था वो यहाँ से था, और मसाले, कच्चे रेशम और दरियाँ आदि लेकर वो इधर से उधर मध्य एशिया से लेकर तिब्बत तक जाते थे। और इसी तरह इसी रास्ते से ही हमारा जो बौद्ध धर्म था इंडिया से तिब्बत में पहुंचा। ठीक है। इसलिए लद्दाख को एक छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि 400 साल पहले करीब यहाँ पे, इसके बाद 400 साल करीब पहले, मतलब आज से 400 साल करीब पहले यहाँ पे इस्लाम धर्म का उदय हुआ। ठीक। तो अब क्या है कि वहाँ पे इस्लामिक पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है। अब देखिए, तिब्बत का जो एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं केसर सागा, ये लद्दाख में प्रचलित है काफ़ी। अब देखिए, जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो उसका प्रचार प्रसार लद्दाख के माध्यम से ही तिब्बत में गया। तो तिब्बत और लद्दाख के बीच में सांस्कृतिक जुड़ाव काफ़ी है। उस जुड़ाव की वजह से क्या है कि तिब्बत का जो केसर सागा जो है, सागा मतलब संगीत, म्यूज़िक और ये सब, तो ये जो है मुसलमान और बौद्ध जो लोग हैं वो दोनों ही गाते हैं और उसका नाटक भी खेलते हैं। ठीक है। अब समझते हैं कि केरल क्या है। तो इंडिया का जो जैसे मैप हमने बनाया था इधर छोटा सा, तो ये जो एरिया यहाँ पर पड़ेगा नीचे वाला इस साइड पे, तो ये पड़ता है केरल। केरल अब देखिए इस साइड से तो समुंदर से घिरा है, लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड पे पश्चिमी घाट पड़ता है जो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। तो जब पश्चिमी घाट एक तरफ पहाड़ है एक तरफ समुद्र है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब पहाड़ी इलाके हैं और ये सदाबहारी वन भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा काफ़ी होती है, मानसून सीधे आके केरल पे ही टकराता है और वहाँ पर बहुत सारी वर्षा करता है। जब बहुत वर्षा करता है तो वहाँ पर मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चावल के लिए जलवायु बहुत प्रचुर होती है, अच्छी होती है वहाँ पर। ठीक है। तो मसाले के लिए केरल प्राचीन काल से फेमस है। मुजरिस यहाँ का एक पोर्ट था जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि यहाँ उगाई जाती है और मसालों के कारण ही इसका व्यापार बहुत ज़्यादा यहाँ से होता था प्राचीन काल से। और इसी व्यापार के कारण अरबी और यहूदी जो व्यापारी हैं केरल में आए सबसे पहले। ठीक। और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे उनको सेंट थॉमस कहते हैं, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और भारत में जो ईसाई धर्म लाने का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है, जो सेंट थॉमस। ठीक है। ये केरल में ही आए और इन्होंने ही ईसाई धर्म को इंडिया में स्टार्ट किया। ठीक है। अरब से कई व्यापारी आकर यहाँ पर बस गए। ठीक है। जिससे कि मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर पनपने लगी। इब्न बतूता जो थे, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे थे लगभग 700 साल पहले आज से, तो वो ये बताते हैं कि मुसलमानों का जीवन यहाँ पर बहुत अच्छा था और उसकी मतलब उनकी जो है, उनका जो समुदाय है उनकी बहुत इज्जत थी यहाँ पर। और केरल में जो पुर्तगाली थे, सबसे पहले वास्को डी गामा केरल पे ही आए, उसके बाद फिर यूरोप से लोग आना जाना स्टार्ट कर दिए इंडिया में। ठीक। सबसे इसका जो इन सभी का जो ऐतिहासिक प्रभाव केरल पे पड़ा कि यहाँ पर अरबी, यहूदी आए और ईसाई भी आए और मुस्लिम, ये सब आ रहे हैं। तो क्या हो गया कि केरल बहुत धर्मों को मतलब पोषित करता है। इसमें बहुत सारे धर्म है, जैसे यहूदी है, इस्लाम है, ईसाई है, हिंदू है, बौद्ध धर्म है। इस सारे धर्मों के मानने वाले हमें केरल में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। और कुछ चीनी भी केरल में आए। जो चीन के व्यापारी केरल में आए, वो जो जाल यूज़ करते थे वो भी चीन का ही जाल वो लोग यूज़ करते थे, जिससे कि यहाँ पर जो यहाँ का जो जाल है वो उसी तरह के जाल जो चीनी यूज़ करते थे, सेम वैसा ही जाल अभी भी केरल में यूज़ किया जाता है, जिसको कहते हैं चीना वाला। ठीक है। और मछली को जो फ्राई करने के लिए जो बर्तन यूज़ करते थे उसका कहते हैं चीना चट्टी। अब दोनों में देखो चीना है, तो इसका मतलब है कि वो चीन की बातों से, मतलब चीन की ओर इशारा करता है कि जो हमारा जाल है और जो ये बर्तन है इनकी जो उत्पत्ति है वो चीन के ही द्वारा की गई थी और वो उसके बाद फिर इंडिया में आए और इंडिया में उनका उपयोग बढ़ा।
ठीक है। अब केरल में जैसे उपजाऊ जलवायु है चावल के लिए, तो वहाँ पर क्या है, एक तो समुद्र का किनारा है, तो मछली, सब्जी और चावल ये वहाँ का मुख्य भोजन है। जैसे हम लोग वहाँ पे देख रहे थे लद्दाख में कृषि होती नहीं, ठीक, तो वहाँ पर लोग पशुपालन पे डिपेंडेंट हैं। यहाँ पर चावल भी हो रहा है, सब्जी भी हो रही है, और समुद्र होने की वजह से मछली भी हम लोग खाते हैं। अब केरल का जो प्रमुख त्यौहार क्या है, वहाँ पे एक ओणम त्यौहार मनाया जाता है जिसमें इस तरह की नौका पे रेस लगाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, और दोनों के जो सांस्कृतिक प्रभाव हैं इतिहास के वो भी एक ही प्रकार के हैं, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी इन्वेजन हुए, अरबीज़ और जो बौद्ध हैं, मध्य एशियाई ट्राइब्स हैं, उनके काफ़ी इन्वेजन हुए। यहाँ पर भी अरब, यहूदी और ईसाई और पुर्तगाली ये सारे लोग आए, ठीक है। इन दोनों ही क्षेत्रों ने चीन और अरब, अब देखो चीन से भी चीना वाला और चीना चट्टी आए, ठीक है, अरब से आने वाले व्यापारियों ने भी यहाँ प्रभावित किया। अब केरल की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उन्होंने वहाँ पर क्या हुआ, मसालों की खेती को संभव बनाया, इसलिए वहाँ के खान पान में सबसे प्रमुख मसाला, आप लोगों ने रसम वगैरह वहाँ की खाई होगी, ठीक है, डोसा रसम में जो सांभर में जो यूज़ होते हैं मसाले, वो सब वहीं का कल्चर है, केरल तमिलनाडु का, ठीक है। लद्दाख भी विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऊन ने, ठीक है, अगर वहाँ ठंड नहीं होती तो वहाँ पर ऊन का व्यापार नहीं होता, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता रखता है। इस जो चैप्टर से हमें ये इम्पोर्टेंट बात ही सीखनी थी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो हमें आगे तक कैरी करनी है कि किसी क्षेत्र का जो सांस्कृतिक जीवन होता है वो इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता रखता है, ठीक है। और ये प्राचीन काल की ही बात नहीं है, वर्तमान में भी जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बिहार और यूपी में जो चोखा बाटी चलता है उसको बड़े चाव से लोग अमेरिका या इधर कतर या अरब कंट्रीज़ में लोग खाते हैं, ठीक है। और या वेस्ट इंडीज़ एरियाज़ में जो यूपी और बिहार से लोग गए थे, गिरमिटिया लेबर जो गए थे, वो सब वहाँ पर भी इंडिया का कल्चर यूज़ करते हैं, इंडिया के कल्चर को उपयोग करते हैं। वहाँ पर भी इंडिया का खाना पीना और इंडिया का पूजा जो धार्मिक वहाँ के रीति रिवाज हैं उनको वहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब विविधता में एकता के बारे में समझते हैं। विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जब इंडिया में आए तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ के बहुत सारे धर्म यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं, भाषा भी बहुत अलग अलग है, तो इनको आपस में लड़ा कर हम लोग यहाँ पर लंबे समय तक राज कर सकते हैं। बट भारतीयों ने, महिलाओं और पुरुषों ने, विभिन्न धर्मों और भाषा और क्षेत्र के इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो वहीं से ही जो हमारे जो प्रेरणा स्रोत बने इंडिया के कि हमें जब हम लोग अपनी विविधता को सम्मान देंगे और एक दूसरे के साथ सामाजिक समरसता के साथ जुड़ेंगे तो कोई भी इंडिया को उस तरह से फूट डालकर उस पर राज नहीं कर सकता, ठीक है। अब इंडिया में अभी भी जो विविधता के संरक्षण के लिए हमारे संविधान में भी प्रावधान है, जैसे कि हमारा जो क्या कहते हैं सिटीजनशिप का जो आर्टिकल्स हैं वो पूरे देश के लिए एक ही सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। जब एक ही नागरिकता पूरे देश के लिए है तो इसका सब अर्थ ये है कि वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषावादी हो, किसी भी भाषा का ज्ञानी हो, कैसा भी उसका रहन सहन हो, लेकिन वो एक ही भारतीय संविधान की नज़र में एक ही है, एक ही भारतीय नागरिक है। तो उससे उस विविधता को एकता प्रदान की जाती है और उससे उसको मजबूती मिलती है कि हम एक हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम और विविधता को अपने जीवन में, अपने संस्कृति में हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमारा भारतीय, तो एक राष्ट्र की भावना को पनपने के लिए विविधता को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। विविधता को जो एकता है, विविधता में एकता, और उसको बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक टर्म होता है जैसे देश होता है, एक राष्ट्र होता है, तो राष्ट्र सांस्कृतिक टर्म है, ठीक है। तो विविधता को एकता में बनाकर जब हम उसको एक पूरे
क्षेत्र में हम लोग सांस्कृतिक कल्चर के रूप में अगर हम देखते हैं तो उसको कहलाते हैं, वो कहलाता है एक राष्ट्र। और जब हम किसी एरिया क्षेत्र को एक राजनीतिक सीमा में बांध देते हैं तो वो कहलाता है एक देश। ठीक है, ये देश और राष्ट्र में अंतर समझ में आया? ठीक है, अब ये समझते हैं कि जो अनेकता में एकता या विविधता में जो एकता है, वो टर्म सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में भारत की खोज में लिखा था कि भारत की जो एकता है, भारतीय एकता जो है, कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, यह बहुत ही गहरी है, जो जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाएं को स्वीकार करने की भावना है। जैसे हम देखते हैं, अगर आप अपनी धार्मिक विविधता को ही देखते हैं तो एक हमारा जैसे धर्म है, धर्म हिंदू ही धर्म देख लेते हैं, जैसे हिंदू धर्म है, ठीक, तो हिंदू धर्म में भी अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, ठीक, और इसके बाद फिर आएगा धर्म। ठीक है, पंथ में जैसे कि इसमें क्या होता है कि कोई लीडर है जो बहुत ज़्यादा मतलब करिश्माई प्रभाव रखता है, बहुत सारे लोग उसके मानने वाले हैं, तो ये एक पंथ हो गया। ठीक, संप्रदाय में जैसे कि शक्ति संप्रदाय है, ठीक, वैष्णव है, शैव है, ठीक है, ये सब संप्रदाय के हिस्से हैं और इसी में ही धर्म है। ठीक, अब जैसे शैव संप्रदाय में हमारा आता है लिंगायत, तो लिंगायत को हम एक पंथ में रखेंगे, एक सेक्ट में रखेंगे। ठीक है, अब एकता की बात देखते हैं, तो एक में हमारा जो पूरे देश के लिए हमारा जो एक झंडा है, वो भी हमें अनेकता में एकता के लिए प्रेरित करता है, उसके प्रति हमें सम्मान की भावना हमारे अंदर जगाता है कि हम लोग एक हैं, चाहे हमारे अंदर कितनी भी विविधता हो। और हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान की एक लाइन है, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। अब इसमें उन्होंने पूरा पंजाब, गुजरात, सिंधु, मराठा, द्रविड़, मतलब पूरे भारत को एक ही पंक्ति में, एक ही लाइन में पिरोने की बात कही है। तो ये हमारी विविधता में एकता का संदेश देता है। ठीक है, और ये बताता है कि हम लोग एक देश के निवासी हैं, एक ही देश के कल्चर से जुड़े हुए हैं और हमको इसको बना के रखना है, क्योंकि हमारी यही यूनिकनेस है जो हमको मजबूत रखती है, हमारे सामाजिक पूंजी को बचाए रखती है और बनाए रखती है। ठीक, अब और एक विविधता में देखते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय है, उसने एक सांस्कृतिक मंत्रालय ने हमारा एक वो जारी किया था, खिचड़ी का मैप। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये खिचड़ी का मैप कैसा है। इसमें पूरे इंडिया में विभिन्न, देखिए ये मैप देख रहे हैं आप, इसमें पूरा खिचड़ी का मैप दिखाया गया है इंडिया में। तो इंडिया में कितने तरीके से खिचड़ी बनाई जाती है, ये हमारे खान पान की विविधता को दर्शाता है। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में करीब 1650 या 1652 भाषाएं और बोली जाती हैं। ठीक है, और 1971 की जो जनगणना है, उस जनगणना के अनुसार इंडिया में 179 भाषाएं ऐसी हैं जो मतलब इन जो बोलियां भाषा हमने बताई 1652, इनको 179 भाषा में बांटा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझते हैं कि विविधता क्या होती है और इंडिया के संदर्भ में विविधता को कैसे देखा जाता है और कैसे समझा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।